सो हेलो एवरीवन, है ना। वेलकम टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोगों ने भी मेंस दिया होगा आरएएस का 24 का। बता दिया मेंस का रिजल्ट इतना नीचे गया है सर। हाँ, 208 कट ऑफ आई है ना। इंटरव्यू का सर कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, बस यही बड़ा क्वेश्चन खाया जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन का ना जवाब देने के लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है। ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, ओनली 6 स्लाइड्स हैं इसमें टोटल। तो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि भाई इंटरव्यू में क्या करें अब जब कट ऑफ बहुत कम गई है मेंस में, है ना, 208 गई है। और जब सबसे बड़ी मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर मेंस में कोई बता देता कि ये करो एक आउटलाइन सी, ठीक है तो मजेदार काम कर लेते। जी, तो इसलिए आपके पास आए हैं कि इंटरव्यू में आप ठीक है हमें बता दें बेसिकली ठीक है होता क्या है, इंटरव्यू वाला चाहता क्या है हमसे, हम्म, इंटरव्यू लेने वाला हमसे क्या चाहता है ठीक है और उसके लिए हम क्या करें। ठीक है। तो ये जो कंसर्न ना आपने रेज किया कि सर, है ना, कट ऑफ कम है इंटरव्यू में, है ना, इंटरव्यू वाला चाहता क्या है, उसके माइंडसेट में क्या है ना, जिसको कहते हैं ना नो द पैनल, है ना, नो योर पैनल। तो क्या सोचते हैं वो लोग और वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के अंदर, है ना, व्हाट काइंड ऑफ OLQs या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर। तो आज मैंने बहुत ही छोटा रखा, संक्षिप्त रखा, और उसमें हम लोग एकदम बेसिक्स अप्रोच लेके चलेंगे, जिसको कहते हैं ना बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें हैं अखबार में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे क्या पढ़ना है ना, कैसे ओपिनियन फॉर्म करना है, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कैसे बनाना है, वो तो हम लोग आएंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देख लें कि इस बार जो आपके स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं, है ना। जब मैंने 2013 में 13 में जब मैंने इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम दिया था, और 17 की ज्वाइनिंग है, तो उस टाइम हमारे टाइम में जो मेंस की कट ऑफ थी, पहले फर्स्ट इंस्टांस में वो 380 गई थी मेंस की कट ऑफ। वही कट ऑफ इस बार 208 है ना, ऑलमोस्ट आधी हो गई है। अब इंटरव्यू के मार्क्स ऑन एन एवरेज हम लोग देखें अगर वेरी करते हैं, अराउंड ऑन एन एवरेज 40 भी आते हैं लोगों के, और कुछ लोगों के एज हाई एज 85 भी आते हैं। अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए किसी के 85 आए थे उस टाइम में और 380 मान लीजिए कट ऑफ थी, है ना, कंजर्वेटिव एस्टीमेट, तो ये आपका अराउंड आता है इन परसेंटेज टर्म से आता है 22%, है ना। इंटरव्यू का उस टाइम में कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में आपका वेटेज था, है ना, कंट्रीब्यूशन था 22%। अब यही अगर हम 85 इस बार कोई व्यक्ति लेके आता है ना, किसी के 40 भी आएंगे, किसी के 85 भी आएंगे, और इसका अगर हम लोग वेटेज देखें सिलेक्शन में इस बार अगर किसी का 85 पे होता है, तो ये ऑलमोस्ट 40, हाँ 40%, है ना, इसका वेटेज है। तो फाइनल सिलेक्शन में मतलब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया आपके इंटरव्यू में, आपके क्या परफॉर्मेंस रहता है वो सीधा डबल हो गया, 22 से कितना हो गया, 40% हो गया है। ठीक है, तो ये एक, है ना, आपको ये फैक्ट। मतलब सर पहले पहले 45 नंबर लाके हम लोग सिलेक्शन में आ रहे थे। हाँ जब अब अगर 12% को हम बढ़ा के ले जाते हैं, यहाँ 40% तक जब ले जाते हैं, जी, तो 3 गुना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल। जहाँ 30-35 वाला भी ले रहा था, अब 60 वाला भी नहीं ले पाएगा। हाँ, तो अब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि पहले अगर मेरे 60 जैसे मार्क्स हैं और 85 तक मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टिल आई एम इन द रेस और मेरे को एक अच्छी रैंक मिल जाएगी आपकी, है ना, ठीक है। अब अगर आपके 60 से 85, है ना, अगर आपके मार्क्स नहीं हैं तो आपको अच्छी रैंक तो छोड़िए, आपको मतलब सर्विस ही नहीं मिलेगी इस बार, है ना, अगर आपके इंटरव्यू मार्क्स नहीं है। मतलब 50-55 तक 50-55 वाले को पहले क्या है ना कि कम से कम स्टेट सर्विस नहीं मिलती, राशन अकाउंट सर्विस, आरएएस आरपीएस नहीं मिलती थी, लेकिन कोई ना कोई सर्विस उसको कोऑपरेटिव, है ना, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज या दूसरी बहुत सारी सर्विसेज उसको मिलती थी। लेकिन इस बार अगर उसके 60-65 अगर उसके ऑन एन एवरेज मार्क्स नहीं है इंटरव्यू के अंदर, तो वो अपने आप को इस रेस से बाहर माने। क्यों? क्योंकि भाई जिनके 208 अगर कट ऑफ है तो लोगों के ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, 215 हो जाएंगे, है ना, मैक्सिमम लोग यहीं आके अटक जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैथ्स में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, तो आउटलायर तो बहुत कम लोग होंगे जिनके मान लीजिए 250 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम लोगों के तो इतने ही होंगे, है ना, 208 है और 215 के बीच में ही वो लोग निपट जाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बहुत लोग, कम लोग होंगे जो आउटलायर होंगे। तो ऐसे में अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं हैं और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि जो आरपीएससी का जो पैनल है ना, फॉर दैट मैटर, या यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज में वो लोग क्या देख रहे हैं, है ना, क्या गलतियां आप लोग बार बार कर रहे हैं, तो आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट है ना, डिजायर्ड सर्विस आपको नहीं मिलेगी, और आप ये जो चक्रव्यूह है, विशेष सर्कल है ना, हर बार तैयारी करो, है ना, फिर इंटरव्यू दो और फिर थोड़े से नंबरों से आप चूक जाएंगे, इससे आप निकल नहीं पाएंगे अगर इस बार आपने वो गलतियों पे, है ना, इंटरव्यू पे काम नहीं किया, और स्पेशली जब कट ऑफ 208 आ गई है।
तो एक तरह से आपके मेंस के मार्क्स तो गौण ही हो गए, है ना, जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया दे आर ऑन द सेम पेज। अब जो डिफरेंस आएगा, है ना, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आते हैं, है ना, उसी से ही आपको अच्छी रैंक मिलेगी और इवन नीचे की रैंक्स भी तभी मिलेंगी, अदरवाइज आपको, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, अगली बार फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग फोकस करते हैं कि क्या चीज़ है ना, इंटरव्यू क्या चीज़ है, पहले तो आप ये समझिए ना सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू क्या चीज़ है, और फिर हम लोग देखेंगे हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहला, क्रैकिंग दी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। तो मैंने इसमें एक, है ना, 2 टर्म्स यूज़ किए हैं, दैट इट इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ ए साइंस। ठीक है, अनलाइक जो आपके स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो इंटरव्यूज़ निकलते हैं, जैसे AEN JEN के लिए निकलता है, डॉक्टर्स के लिए निकलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए निकलता है, उसमें आपका नॉलेज ठीक है ना, यू आर स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर डोमेन नॉलेज, तो आप यू विल सेल थ्रू, है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर्ट वाला हिस्सा भी है ना, आप चीज़ों को जो कहते हैं ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ किसमें है नहीं है, आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, है ना, अंडर प्रेशर आप क्रैक तो नहीं कर जाते, ठीक है, आप में सिंपैथी है नहीं है, इंटीग्रिटी है नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है, वो भी होना चाहिए। और प्लस आपको अपने सब्जेक्ट का, आपके जो भी डोमेन है उसका, है ना, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें आ रही हैं फैक्चुअली भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इट हैज़ एन आर्ट पार्ट एंड इट इज़ एन साइंस पार्ट, और चूंकि इसमें एक आर्ट का पार्ट है, इसलिए आप ओवरनाइट सिविल सर्विसेज इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते हैं, है ना। आप विद इन 1 मंथ, है ना, विद इन 1 वीक आप सोचें कि बस अब मैं तैयारी में लग जाता हूँ और सारे न्यूज़पेपर, है ना, सारे GK की बुक्स पढ़ लेता हूँ, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन्होंने बार बार दिया दे नो दिस थिंग, तो क्या चीज़ है ना, वो लोग देख रहे हैं, और क्या अप्रोच होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। सो मैंने जैसा कहा कि एक RAS का इंटरव्यू इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट से हमारा क्या मतलब है? आर्ट से हमारा ये मतलब है कि सिविल सर्विसेज में कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट अगर आंसर देता है तो वो पूरी तरीके से सही भी नहीं होता है ना। आप सोचेंगे इसको 100 में 100 मिल जाएं, वो भी नहीं मिलेंगे। वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं होता है कि इसको 0 मिल जाए, वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसको एक, है ना, 40 से लेके 85 के रेंज में उसको मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो आप कितना ही अच्छा कर लें, देयर ऑलवेज बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और आप एकदम बुरा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिर वो आर्ट्स वाली बात आ जाती है। सो देर इज़ नो सच थिंग एज ए परफेक्ट आंसर, देर इज़ ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और एक ही केस में आप, है ना, उस रेस से बाहर हो जाते हैं जब आप कोई ऐसा जवाब देते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, आप ऐसा कोई जवाब देते हैं जिससे आपकी इंटीग्रिटी जो है ना, यू आर पुट इन द डॉग, है ना, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल लगती है पैनल को, आप झूठ बोलते हैं, आप ओवर स्मार्ट बनते हैं, है ना, आपको लगता है कि पैनल से ज़्यादा आपको आता है, या आप आंसर नहीं आते हुए भी आप, है ना, आप प्रिटेंड करते हैं कि यू नो दी आंसर, और आप ब्लफ करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमको नहीं करना है पैनल में। अगर आपने वो किया तो आप रेस से ऑल टुगेदर बाहर है। उसके बाद आप कितने, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, है ना, आपके कितने आपने PhD कर रखी हैं, है ना, आपको कितना नॉलेज है, कितना आप एकेडमिकली साउंड है, दैट विल नॉट मैटर। अगर आपने झूठ बोला, ब्लफ किया, है ना, इंटरव्यू को ये लग गया, पता चल गया कॉन्टेक्ट, और वो पकड़ लेंगे, वो देख के ही समझ जाएंगे कि जब आपको एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेंगे ना, तो आप छुपा नहीं पाएंगे चीज़ को। तो कभी ब्लफ नहीं करना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको हम्बली कहना है कि सॉरी सर, है ना, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, और वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी, और पैनल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि साइंस है, तो साइंस ही इसलिए क्योंकि आप जो भी आंसर देते हैं उसमें एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, और आपको ये शो करना पड़ता है कि भाई आप ओपन माइंडेड वाले व्यक्ति हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज़ हैं उससे आप अवेयर हैं, और आप कहाँ से आते हैं और आपके क्या बाइसेस हैं वो उसमें नहीं झलकते हैं। एंड यू आर अवेयर, है ना, जो चीज़ें हो रही हैं फैक्चुअली यू आर अवेयर, जो आपके टॉपिक्स हैं मेंस के एग्जाम में है, न्यूज़पेपर में जो घटनाएं हो रही हैं, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। सो आर्ट्स पे भी आपको फोकस करना है ना, आपको कैसे जवाब देना है, और, है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, और एज वेल एज फैक्चुअली भी आपको साउंड होना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पार्ट पे ज़्यादा साउंड होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखें, सो नो योर पैनल, है ना, मैंने कहा ना कि भाई ये कॉमन क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में पैनल क्या देख रहा है अपने एस्पिरेंट के अंदर, या जो बडिंग सिविल सर्वेंट है उसमें वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो
आप देखेंगे कि 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके अंदर, है ना? उनके जो भी क्वेश्चंस आएंगे 2 तरह के क्वेश्चंस में आप डिवाइड कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू को, और स्पेशली सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू को। एक क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, है ना? फलाना फलाना बैटल जो किस तारीख को हुआ था, इंडिया रिपब्लिक कब बना, है ना? हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए, या ट्रंप ने कितना % टैरिफ लगाया, है ना? या हम लोग बात करें कि फलाना फलाना सैटेलाइट को कब लॉन्च किया। तो ये हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है ना? उसमें कोई ग्रे एरिया वाली चीज़ नहीं है ना? उसमें कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है, या तो फुल मार्क्स हैं या 0 मार्क्स हैं। ओके। अच्छा, अब अगर आपको ये क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है, और 2 कैंडिडेट होंगे, वो सभी दोनों कैंडिडेट सेम आंसर देंगे, है ना? क्योंकि करेक्ट आंसर इसका सिर्फ एक ही आंसर है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जनरली मैंने ये देखा है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जयपुर के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मॉक्स दे रहे हैं, वो इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, है ना? वो पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लेंगे इंटरव्यू के लिए, वो अपना जो भी नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि आप में सिविल सर्वेंट में जो रिक्वायर्ड OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, वो हैं कि नहीं है। वो वहाँ से निकल के नहीं आएंगी। वो कहाँ से निकल के आएंगी? जो सेकंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, है ना? यहाँ पे वो जो मैंने कहा ना, गिविंग इंटरव्यूज एन आर्ट, तो वो यहाँ पे वो आर्टफुल हैंडलिंग आपको क्वेश्चंस का करना पड़ता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो आप जवाब देंगे वो ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। ओपन एंड क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, आप सिविल सर्विसेज के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, है ना? आप में जो हम लोग पढ़ते हैं इथिक्स के पेपर में, आप में इंटीग्रिटी प्रोबिटी है कि नहीं है, आप में ऑन द स्पॉट सोचने की क्षमता है कि नहीं है, आप लोगों से झगड़ते तो नहीं है। अभी एक SDM कांड हुआ है पेट्रोल पंप पे, हमने देखा, आप कहीं आप भी उस तरह की एक्टिविटीज़ तो नहीं करते, आपका अपने पे संतुलन संयम है कि नहीं है। सो फैक्चुअली यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी साउंड, लेकिन आप में EQ है कि नहीं है। आप में IQ तो बहुत है, लेकिन आप में EQ है कि नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली यू आर ए लीडर, है ना? यू आर ए मैनेजर एंड यू आर ए चेंज एजेंट। आपको, वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, बिल्कुल कमी है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है राजस्थान में, वो आपको 10 प्रॉब्लम बता देगा, 100 प्रॉब्लम बता देगा। जब आप सोल्यूशन पूछेंगे ना, वो सोल्यूशन नहीं बता पाएगा, वो सोल्यूशन आपको बताना है। और कुछ लोग सोल्यूशन भी बता देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको एग्जीक्यूट भी करना है जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, है ना? ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर इंप्रूवमेंट। कुछ लोग आपसे हमेशा नाराज होंगे, आप पे प्रेशर्स भी आएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप में OLQs है नहीं है? वो आपके ओपन एंड क्वेश्चन से आएंगे कि आप कहीं जा रहे थे, या आप कोई अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, आपको फ़ोन आया कि आपको ये काम करना है, नियम विरुद्ध है, नियम संगत नहीं है, तो आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? तो ये हैं ओपन एंड क्वेश्चंस। आप जा रहे थे RAS का इंटरव्यू देने के लिए, और अजमेर जा रहे हैं आप, रास्ते में आप देखते हैं एक्सीडेंट हो गया है, और वहाँ पे कोई भी हेल्प रेंडर करने वाला व्यक्ति नहीं है, आप ही हैं, और आपके पास टाइम नहीं है ना? यू हैव ए शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप क्या करेंगे? आप निकल जाएंगे, अनदेखा कर देंगे, क्योंकि वो हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है इसके बाद आप ओवर एज हो जाएं, या हो सकता है आपकी फैमिली के बहुत आपके ऊपर, है ना, ऑब्लिगेशंस हो, आप मिस नहीं कर सकते, वो इंटरव्यू अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को मरने देंगे? मरने नहीं देंगे तो क्या क्या आप करेंगे, है ना? तो ये कोई सही गलत जवाब नहीं है, इन सब अपने अपने हिसाब से, है ना? लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो EQ है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब देते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में लगातार 3-4 सवाल गलत भी दे देंगे, या आप बोलेंगे सर सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, है ना, आई विल गो बैक एंड चेक द आंसर, और मे बी आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे? कोई गलत सही तो है नहीं, पैनल देखेगा एक के बाद एक आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, है ना? आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि नहीं है, आप में ओपन माइंडेडनेस है कि नहीं है, आप में बायसेस तो नहीं है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप में सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी है कि नहीं है। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो देयर इज नस, वो वॉरेन बफेट ने कहा है ना, फिर ऐसा व्यक्ति सबसे डेंजरस है जिसमें इंटीग्रिटी तो नहीं है और उसमें, है ना, बोलते हैं ना, कूट कूट के नॉलेज भरा है, तो वो व्यक्ति भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या व्यक्ति चाहिए? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति चाहिए। हम वी आर लुकिंग फॉर अ जर्नलिस्ट, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ स्पेशलिस्ट। तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति का चयन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको क्वालिफिकेशन भी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको सामान्य ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो चाहे आप
डिस्टेंस लर्निंग से हो, चाहे आप IIT से हो, IIM सेंट स्टीफन से हो, आपने PhD कर रहा होगा, दैट डजंट मैटर, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और लोग सेलेक्ट भी होते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर ए जर्नलिस्ट, ओके, जो लोगों को साथ लेके चल सके और इसमें ऑनेस्ट इंटीग्रिटी हो और अपना काम वो ढंग से डिलीवर करे। तो ये सब क्वालिटीज है। ओपन-एंडेड क्वेश्चंस में वो लोग क्या चेक कर रहे हैं, दिस इज व्हाट विल क्रिएट ए लास्टिंग इंप्रेशन, है ना, इन द माइंड ऑफ द पैनल। इस पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। लोग मॉक्स दे रहे हैं, लोग आंसर बना बना के ला रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन कोई भी उनको हैंड होल्डिंग नहीं करता, ये नहीं बताता है कि भाई ये तो ठीक है लेकिन पैनल क्या चाहता है, उसमें आपका जो आंसर है वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सो आपको टेक्निकल पोस्ट में तो चल जाता है वो सब, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। दैट इज वाई इट विल टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। आपको लगा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, आप घर वालों को कहेंगे यार इस बार तो मेरा सिलेक्शन श्योर है, अच्छी रैंक आएगी, है ना, मेरे को 80-70 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में देखते मार्क्स नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ पे आपने गलती कर दी, चूक कर दी, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फिर भी, है ना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द सिविल सर्विसेज पैनल, RAS का हो चाहे UPSC का हो, वो क्या ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, एस्पिरेंट में। सो की जो OLQs हैं, जो वो क्वालिटीज़ देख रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जैसा मैंने बात किया ना, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। और एक क्वालिटी देख रहे हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, लीडरशिप है, एम्पैथी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि नहीं है, जजमेंट बैलेंस्ड है कि नहीं है, इवन माइंडेड है, काम एंड कंपोजर है कि नहीं है, ठीक है, और वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटीज़, दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये आपको डेमोस्ट्रेट करनी है, और ये सिर्फ मॉक देने से नहीं होगा, है ना, आपको क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। द काइंड ऑफ रिप्लाइज दैट यू आर गिविंग, क्या एग्जाम्पल्स आप साइट कर रहे हैं, है ना, आपका मैच्योरिटी और प्रोसेस का क्या है ना, कुछ डूज एंड डोंट्स है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्या देख रहे हैं वो, दे आर नॉट लुकिंग फॉर ए पॉलिटिशियन, है ना, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आप में, है ना, आप उनको कोई नेता चुनना है, या ना ही वो कोई येस मैन ढूंढ रहे हैं जो हर बात पे बोले यस सर यस सर यस सर, है ना, अपनी पोस्ट बचाने के लिए, या वो झुक जाता है। ना ही वो कोई रेडिकल ढूंढ रहे हैं, जो कोई क्रांतिकारी ढूंढ रहे हैं, नहीं, वो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई रेवोल्यूशनरी होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज टू बी ए चेंज एजेंट, जो लोगों को लीड कर सके और गवर्नमेंट के टारगेट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सके। सो चूंकि ये पहला है, और आई थिंक पहला लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, वो एक आपको किक स्टार्ट करना चाहिए राइट डायरेक्शन में, तो उसके लिए लेक्चर बनाया है। तो फूड फॉर थॉट मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में एक ऐसा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। वह क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? और वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसका आंसर कोई करेक्ट आंसर नहीं है, कोई गलत आंसर नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली फर्क आता है लोगों के आंसर्स में। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ए सिविल सर्विसेज इंटरव्यू? और इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है आंसर करने का, वो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। आपके 40 मार्क्स आएंगे, आपके 60 मार्क्स आएंगे, या आपके आउटस्टैंडिंग 85 मार्क्स आएंगे 100 में से RAS के अंदर, वो एक अकेला क्वेश्चन डिसाइड कर देगा। बाकी क्वेश्चन ही मैटर करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से टैकल नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भी तो आपको वो रैंक नहीं मिलेगी, और फिर आप उस एक विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे, हर साल एक नया इंटरव्यू। सो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आपको परफेक्ट ब्लेंड चाहिए, किसका? आर्ट का और साइंस का। तो क्या क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल रिवील दिस क्वेश्चन, और इसको हम लोग कैसे लॉजिकली और कॉन्फिडेंटली हैंडल करें, कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा जो आंसर है, हमारे आंसर की क्वालिटी बाकी के आंसर्स की क्वालिटी से बहुत बहुत बेटर हो, और उसमें क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या सीक्वेंस में आंसर देना है, और क्या चीज़ें हम में बिल्कुल नहीं करनी है। और बच्चे करते हैं, और वो 10 मॉक देंगे, 20 मॉक देंगे, और वो कई सालों तक मॉक देंगे, लेकिन उनको इस क्वेश्चन का आंसर आज भी नहीं आता है। तो क्या क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपका डिसाइड कर देगा कि इस साल आपका सिलेक्शन होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ सिर्फ 208 है और लोगों के 85 भी आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट 40% है।
तो इंटरव्यू का वेटेज इस बार आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा है और आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यू कैनॉट बी वेरी कैजुअल, है ना, आपको डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, एफर्ट देना है, लेकिन बोलते हैं ना हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करने से होगा। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस करें। सो आई थिंक आज डिस्कशन बहुत हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा एंड वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स से शुरू करेंगे, हमने अप्रोच को सही बनाएंगे और फिर उस पर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आगे का आप जो भी कर रहे हैं ना वो चीज़ों का कोई मतलब है, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।